लिपस्टिक वाली सास, सास की पैरवी करती बहू। समरेश 10 बजे तैयार होकर बाहर निकलते। ससुर जी का शहर के पौष इलाके में अपना विशाल चमचमाता शॉपिंग मॉल था, जहां उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था। वे आराम से दोपहर में 1 आध घंटे के लिए वहां कभी जाते, कभी नहीं जाते और अधिकांश काम फोन। सुमन को अपनी सास की फैशन परस्ती को लेकर उल्टी सीधी बात सुनना नागवार गुजरता। उम्र तो एक संख्या भर है, ऐसा सुमन का मानना था। अपनी इसी सोच के चलते अपनी सास निर्मला जी के खिलाफ बोलने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में भला पीछे क्यों रहती। कैसी है तुम्हारी लिपस्टिक वाली सास? नरेश सक्सेना सर ने उससे मीटिंग समाप्त होने के बाद चाय पीते हुए पूछा तो वह बिदक गई। अभी वह कुछ बोलती कि सरला ने उसे टीचर्स एसोसिएशन की ओर से बधाई देते हुए कहा, अरे वे सुमन की रोल मॉडल हैं। खुद राजनीति में है तो बहू क्यों पीछे रहे, है कि नहीं? वे तो चाहेंगी ही कि बहू भी राजनीति में मन लगाए। आप लोग छूटते ही टीका टिप्पणी क्यों करने लगते हैं? वो नरेश सक्सेना सर को घूरते हुए देखकर बोली, यदि कोई आपके अभिभावकों के बारे में ऐसी ही सती बात करे तो कैसा लगेगा? रही बात उनकी व्यक्तिगत रुचियों और रहन सहन पर ऐसी हल्की बात करने का कोई हक नहीं है। वे चाहे जैसे रहें, वे मेरी माँ समान अभिभावक हैं। यही क्या कम है कि वे मेरी स्वतंत्रता पर कोई बंदिश नहीं लगाती। और रही बात मेरी राजनीति में आने की, तो मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। शुरू से ही छात्र राजनीति से जुड़ी रही कि इसी बहाने हम अपने हक की बात कर सकें। यहाँ टीचर्स एसोसिएशन में भी इसलिए रुचि रखती हूँ कि अपने समूह के हितों की रक्षा कर सकूं। आपसे भी तो उपाध्यक्ष पद पर खड़े होने को कहा गया था, मगर आप पीछे क्यों हट गईं? सरला, तुम बड़े घर से हो तो तुम्हें समय मिल जाता है ये सब करने को। उसने गहरी सांस भी, यहाँ तो घर भी, बाहर भी, सभी कुछ खुद ही देखना होता है। मेरी सास 19वीं सदी में जीती हैं, उन्हें अपने पूजा पाठ से फुर्सत ही नहीं मिलती। यही क्या कम है कि वे मुझे नौकरी करने दे रही हैं। ऐसा है तो दूसरों पर हल्की बातें तो न किया करो। जैसे तुम्हारी सास आदरणीय है, वैसे ही मेरी सास भी मेरे लिए आदरणीय है। अब ये समय की बात है कि मुझे बड़ा घराना ही नहीं, बड़ी सोच वाले लोग भी मिले हैं। मैं उनके बारे में सती टिप्पणियां नहीं सुन सकती। कहने को तो वह बहुत कुछ कह गई थी उस दिन, मगर उसने गौर किया था कि लोग उसकी सास के बारे में कुछ अधिक ही बात करते हैं। इसी पर उसकी सास निर्मला जी ने उससे कहा था, अरे बहू, तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो? जब हम सार्वजनिक जीवन जिएंगे तो टिप्पणियां सुनने को मिलेंगी ही। तुम इतना अधिक रिएक्ट मत किया करो और सब कुछ सहज भाव से लिया करो। मगर इतना आसान कहाँ होता है सभी कुछ सहज भाव से लेना। अभी पिछले ही दिनों छूटते ही एक रिश्तेदार महिला ने जब उससे पूछा कि कैसी है तुम्हारी लिपस्टिक वाली सास, तो वह कुछ असहज हो गई थी। अभी आगे कुछ कहती कि वे फिर शुरू हो गई। पिछले सप्ताह ही उन्हें एक शॉपिंग मॉल के एक थिएटर में सिनेमा देखते देखा था और उसने भी उन्हें जमकर सुना दिया था कि यह क्या बात हुई कि बस इसलिए कि वह सास बन गई है तो कोई लिपस्टिक न लगाए। अब वे थोड़े रंगों में, थोड़ी मुस्कान में खुद के लिए जीना चाहती हैं तो इसमें बुरा क्या है। फिर उसने ये भी सुना दिया था कि यह समाज अपने दकियानुसी मनमिजाज को कब बदलेगा जो उसे रंगीन वृद्धाएं खलती हैं। क्या उम्र के साथ इच्छाएं दम तोड़ देती हैं? क्या सास बनते ही स्त्रियों को फैशन की चिता में जल जाना चाहिए? हमारी यह सोच क्यों है जो स्त्री को उम्र, रिश्ते और त्याग में बांध कर रखना चाहती है? ये समाज आखिर यही क्यों चाहता है कि सास बूढ़ी हो तो चुपचाप तुलसी में जल चढ़ाए, मंदिर में आरती के दीपक दिखाए, घंटी टुनटुनाए और भजन कीर्तन करती रहे? आखिर मेरी सास मॉल्स के थिएटरों में गुलाबी लिपस्टिक लगाकर सिनेमा देखने क्यों नहीं जा सकती? उसकी सास शहर की एक सम्मानित, संभ्रांत महिला है। समाज सेवा से लेकर राजनीति तक में वे दखल रखती हैं। तो क्या बेटे की शादी होने के बाद वे ये सब कुछ छोड़ दे कि वह सास बन गई हैं? बहुत दिनों बाद वह मायके आई थी। वो उन्हें कुछ कड़ा जवाब देना चाहती थी, मगर छोटी बहन ने रोक लिया। जाने दो दीदी, ये छोटी मानसिकता के लोग नहीं सुधरने वाले। तुम्हारी सास इतनी आधुनिक है तो लोगों की नजरों में चढ़ेगी ही।
उन्होंने तुम्हें भी पर्याप्त स्वतंत्रता दे रखी है, बल्कि तुमको भी प्रोत्साहित करती हैं कि सार्वजनिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को यही खलता भी है। सो उस पर ध्यान न दिया करो। ध्यान तो वह नहीं देती है लोगों की बातों पर, फिर भी गलत टीका टिप्पणी सुनकर मन में गुस्सा तो आता ही है। ये ठीक है कि उसकी सास अपने रखरखाव पर विशेष ध्यान देती हैं। वे सोशल लाइफ एंजॉय करती हैं, तो इसमें बुरा क्या है? कौन है आज जो महत्वाकांक्षी नहीं है? ऐसे में यदि उसकी सास महत्वाकांक्षा रखती है तो गलत क्या है? और जब से वे वार्ड पार्षद बनी हैं, आर्थिक रूप से मजबूत भी हो गई हैं वे। अपने समृद्ध पिता की बदौलत उन्होंने बहुत कुछ पाया है, और यहाँ भी उनके पति करोड़ों में खेलते हैं, तो वे ढंग से क्यों न जिए रहें? क्या हमेशा अपने अभाव, अपनी गरीबी, अपनी बीमारी और असहायता का ढोल पीटते रहना जरूरी है? सुमन के पास सवाल ही सवाल थे, मगर जल्दी ही उसने जान लिया कि ऊपर से आधुनिक कहलाने वाले लोग अभी भी मध्यकालीन सामंती मानसिकता रखते हैं। एक दिन उसे उसकी सहेली पूनम की मां ने टोक ही दिया, क्यों सुमन, तुम्हारी सास तो बड़ी ठसकादार हैं। अब भी ग्लॉसी गुलाबी लिपस्टिक लगाती हैं। अरे भाई, अब उम्र हो गई है तो इनसे परहेज करना चाहिए। मगर तुम्हारी सास तो साड़ी नहीं, सेल्फी संभालती हैं। वे सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं। मैंने देखा है कि उनके माथे की बिंदी भले तिरछी हो जाए, लेकिन लिपस्टिक का शेड मैच होना ही होना चाहिए। अरे, अब तो तुम्हारी सास को तो समय के अनुसार चलना चाहिए। थोड़े समय बाद वे दादी नानी बन जाएंगी। अब तो उन्हें भी समय के अनुसार बदल जाना चाहिए। वह कहना चाहती थी कि क्या जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाती है कि हम समय के साथ न चलें? अब तो लोग लंबी उम्र जीते हैं, तो इसमें बुरा क्या है कि वे समयानुकूल फैशन के साथ चलें? खुद से प्यार करना कहाँ से गुनाह हो गया? अपनी उम्र को झुठलाती वे ठाठसक से रहती हैं, तो इसमें बुरा क्या है? मगर प्रकटतया वह यही बोल कर रह गई कि वे समय के अनुसार ही चल रही हैं। आंटी, उनका अपना जीवन है, चाहे जैसे खर्च करें, चाहे जैसे अपना समय व्यतीत करें, वे अपना जीवन भली भांति जी रही हैं, तो इसमें सबको खुश होना ही चाहिए। वे तो यही सिद्ध कर रही हैं कि उम्र बस एक संख्या भर है। जब वह यहाँ ब्याह कर आई थी, तभी से उसे घबराहट होने लगी थी। इतने बड़े घर में जहाँ चारों तरफ पैसे ही पैसे हों, उसकी पूछ कितनी होगी, ये सवाल उसके मन में था। ठीक है कि वह नईनवेली दुल्हन थी और उसे उम्मीद थी कि यहाँ उसे अटेंशन मिलेगा, कम से कम कुछ समय तक तो उसकी पूछ रहेगी ही। मगर यहाँ तो स्थिति ही उल्टी थी। यहाँ जिसको देखो वही उसकी सास निर्मला जी से आतंकित था। एक उन्हीं की आवाज सुनाई देती थी। आवाज क्या, वो एक तरह से आदेश ही होता था। उसमें न कहने की गुंजाइश ही नहीं होती थी। बेटे तो क्या, पति तक को उनकी बात माननी होती थी। शुरू में कितना मुश्किल लग रहा था कि इतने बड़े घराने में शादी के बाद कैसे निभा पाएगी। समरेश तो खैर एक संस्थान में आईटी मैनेजर की नौकरी ही कर रहा था। किसी ने उसकी बात चला दी और शादी के लिए सब कुछ फिक्स हो गया। बल्कि समरेश ने मजाक भी किया था, माँ, मास्टरनी बहू लाओगी तो कहीं वह सभी को पढ़ाने न लग जाए। इस पर निर्मला जी तमक कर बोली थी, इसमें बुरा क्या है? अगर वह समय के साथ चलना चाह रही है तो चलना ही चाहिए। स्त्री विमर्श के आज के युग में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो उसे भी बढ़ना ही चाहिए। ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि घर बैठे तुम्हें टीचर मिल रही है। निर्मला जी एक सोशल वर्कर हैं, ये वह जानती थी। अब ससुर का इतना बड़ा बिजनेस है जिसमें 250 लोग खट रहे हों, तो वे करें क्या? घर में नौकरों की फौज है, सो वे घर से निश्चिंत हैं। समाज सेवा और राजनीतिक दल वाले आते तो ससुर जी चंदे की मोटी रकम देकर टरका देते। फिर भी कभी कभार तो उनके कार्यक्रमों में आना जाना होता ही था। कई बार वे उनके साथ गई। फिर ससुर जी की व्यस्तता देख वे अकेले ही जाने लगी। ऐसे में एक राजनीतिक दल के प्रति रुचि बढ़ी तो उसकी सदस्यता भी ले ली और यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ। यहाँ समारोहों में देखा कि यहाँ तो सम्मान ही सम्मान है, करना कुछ खास नहीं, बस कभी फीता वगैरह काट देना है या मुख्य अतिथि वगैरह की कुर्सी की शोभा बढ़ानी है।
रोज टीवी के उत्पाती धारावाहिकों से वे ऊब चुकी थीं। अब इतना बड़ा शहर है तो कार्यक्रमों की क्या कमी। समाज सेवा के नाम पर बहुत कुछ चलता है यहाँ। एक अकेले धर्म के नाम पर कभी मंदिर स्थापना तो कभी कलश यात्रा तो कभी देवी जागरण का दौर चलता रहता है। बाकी तो 50 प्रकार के पूजा महात्म्य है ही। हालांकि उनका इससे बहुत जुड़ाव कभी रहा नहीं। मंदिर वगैरह जाकर हाथ जोड़ लेना एक बात है, लेकिन वहाँ के कर्मकांडों से स्वयं को जोड़ लेना दूसरी बात है। पूजा पाठ में बहुत रुचि न रखने के बावजूद उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी ने समझा कि पब्लिक से जुड़े रहने के लिए ये सब चोंचलेबाजी जरूरी है, तो वे मान गई थीं। बहुत बड़ा शहर है पटना, क्या नहीं है यहाँ जो इसे अत्याधुनिक न माने। ऐसे में सभी की सोच बदलती ही है, बदलनी ही चाहिए। पूजा पाठ के अलावा कभी स्पोर्ट्स का तो कभी डोनेशन का दौर चलता है। प्राकृतिक आपदा आए हों तो कहना ही क्या। वैसे ब्लड डोनेशन भी क्या कम है। साहित्य के भी कार्यक्रम होते हैं। राजधानी होने का एक फायदा ये तो है ही कि यहाँ राजनीतिक गतिविधियां चलती रहती हैं और इन्हीं के बीच परिचय का दायरा बढ़ता चला जाता है। निर्मला जी को राजनीति का चस्का बस यूं ही लग गया था, जो बढ़ते बढ़ते सत्ता की सीढ़ियों की ओर सरकने लगा था। फिलहाल वे अपने वार्ड की पार्षद थीं, मगर उनका रुतबा किसी नगर मेयर से कमतर न था। नगर निगम के पार्षदों की बैठकों में वे मुखर होकर मुद्दों को सामने लाती थीं। अब महत्वाकांक्षा तो हर किसी में होती है, सो वे खुद मेयर या विधायक पद के लिए दावेदार तो समझती थीं ही। यह अलग बात है कि उन्होंने इस पर विशेष रुचि नहीं ली या परिस्थितियां वैसी बनी नहीं। वैसे उम्र भी तो कुछ खास नहीं, 55 की है। समय आने पर वहां भी बात बन ही जाएगी। उसने यहाँ आने के पहले ही कुछ इस प्रकार का मन बना भी लिया था कि उसकी सास कोई पुरानी फिल्मों की विलेन सास मनोरमा, शशिकला या ललिता पवार जैसी होगी। ऐसा उसने अपने शहर में कई जगह देखा भी था। उसकी कई सहेलियों ने उससे अपने अनुभव साझ किए थे कि इस 21वीं सदी में अभी भी ऐसी सासें होती हैं जो घर को अपने पूरे नियंत्रण में रखती हैं। खासकर लिपस्टिक लगाने वाली सासों का कहना ही क्या। उनसे उसने लाली लाली होंठवा से लेकर लगावेली जब लिपस्टिक तक की अनेक कहानियां भी सुन चुकी थी। साथ ही ये भी कि इसमें कुछ 19-20 भले हो जाए, होता ऐसा ही है, और वे भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगा रही थीं। लेकिन यहाँ तो एकदम उलट था। ठीक है कि घर में सारा कुछ उन्हीं के निर्देश पर होता था। पूरा घर घड़ी की सूड़ियों के पीछे डोलता फिरता। उसके 9 बजे के स्कूल होने पर वह तैयारी करती। घर में सभी काम निपटाने वाले स्टाफ हो तो कहना ही क्या। सारा कुछ हाजिर हो तो करना क्या है। समरेश 10 बजे तैयार होकर बाहर निकलते। ससुर जी का शहर के पौष इलाके में अपना विशाल चमचमाता शॉपिंग मॉल था, जहां उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था। वे आराम से दोपहर में 1-8 घंटे के लिए वहां कभी जाते कभी नहीं जाते और अधिकांश काम फोन पर ही निपटा दिया करते थे। शाम में वे बाकायदा वही समय व्यतीत करते थे। 3-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके दफ्तर में खटते हों, उस दफ्तर के तामझम का अंदाजा लगाया जा सकता है। तिजोरियों से रुपए के गट्ठर निकालते व रखते उनके आदमी जिस तत्परता से काम करते, वह देखने लायक होता। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसके पापा महीने में जितना कमाते हैं, उतना तो वे एक दिन में खर्च कर डालते हैं। लेकिन निर्मला जी कार्यक्रमों के अनुसार अपनी दिनचर्या शुरू करती थीं। कभी किसी मंत्री से मिलने जाना हो या किसी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में राज्यपाल भवन ही क्यों न जाना हो, वे विशेष रूप से तैयारी करती थीं। घर में ही समरेश ने एक कमरे को जिमखाना बना लिया था। वहां के इंस्ट्रूमेंट्स पर व्यायाम करना थोड़ा बहुत चल जाता था। वैसे उन्हें खास रुचि देसी एक्सरसाइज में थी। इतवार के दिन खासतौर से एक महिला इंस्ट्रक्टर आती थी, जिसकी देखरेख में वे एक्सरसाइज करती थीं। बाद में वे खुद ही आधे 1 घंटे तक एक्सरसाइज करती। नहा धोकर पार्क घूमने जाती तब कब 10 बज जाते थे, पता नहीं चलता था। इस बीच मोबाइल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम वगैरह तो थे ही। नाश्ता वगैरह कर वे जरूरी फोन जो करने बैठती तो लंबा सिलसिला चल निकलता था। इस बीच कभी कभार मिलने जुलने वाले भी आते जाते थे।
इन सभी कार्यक्रमों में व्यतिक्रम भी हो सकता था, लेकिन शाम में लगभग तय होता था कि उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में जाना ही है। उनकी अपनी लंबी महंगी गाड़ी थी। अपना मुंह लगा ड्राइवर महेश था, जो किसी बाउंसर से कम नहीं दिखता था। लंबा चौड़ा महेश जब 20 साल का था तभी से उनके साथ लगा हुआ था। उसके चाचा रामयतन यादव सेठ जी के ड्राइवर थे। जब निर्मला जी की अपनी गाड़ी आ गई तो उन्हें ड्राइवर की भी जरूरत महसूस हुई। उन्हीं के कहने से उन्होंने महेश को अपना ड्राइवर बना लिया था। वैसे तो वह ठीक 10 बजे ही आ जाता था, मगर वक्त जरूरत वह कभी भी हाजिर हो सकता था। वह आराम से बंगले में अपनी बाइक लगाता और वहीं एक कमरे में रहता था। एक दिन जब वह स्कूल के लिए निकलने वाली थी, अचानक निर्मला जी ने उससे कहा कि सुमन, तुम ये स्कूटी से क्यों चलती हो? तुम्हारे पापा ने तो कहने से भी गाड़ी नहीं दी। उन्हें हमारे लिए नहीं सही, तुम्हारे लिए तो कार देनी ही चाहिए थी। तुम तो कार चलाना जानती भी हो। खैर कोई बात नहीं, मैं समरेश से कहकर तुम्हें गाड़ी खरीदवा देती हूँ। वो हंस कर रह गई, बोली 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा के लिए कार रखना जरूरी है क्या? फिर पटना शहर का ट्रैफिक तो देख ही रही हैं। मैं स्कूटी पर ही ठीक हूँ। अच्छा बहू, तुम मैट लिपस्टिक क्यों लगाती हो? मेरी तरह ग्लॉसी लिपस्टिक क्यों नहीं लगाती? सारे जेवरात भी लॉकर में रख दिए तुमने। वे जैसे अपनी रो में कह रही थी, अभी तुम्हारे खाने खेलने के दिन हैं और तुम बिल्कुल सादे ढंग से रहती हो। ये कुछ जचता नहीं। तब और जब मैं इतनी बंठन कर रहती हूँ तो तुम्हें भी उसी प्रकार रहना चाहिए। मम्मी जी, आपकी बात और है। आप सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ी हैं तो आपका यूं रहना ठीक ही है, उसने शालीनता पूर्वक जवाब दिया। लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, वहाँ मुझे बच्चों को संबोधित करना होता है। ऐसे में वहाँ गहरा मेकअप कर जाना ठीक नहीं लगता। वैसे तो समरेश के साथ जब कहीं शॉपिंग करने या घूमने जाती हूँ तो वह सब चलता ही है। शायद तुम सही हो, वे बोली थी, फिर भी मुझे कहीं कुछ गलत लगता है। कहीं बाहर तुम्हें कुछ सुनना भी पड़ता होगा। उसकी मैं परवाह नहीं करती मम्मी जी। हर व्यक्ति की सोच समझ अलग होती है। वह अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए बोली, हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए हमें अपनी समझ से ही चलना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियां आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियां आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।